हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर नंबर हमारा जो 13 है आरबीएससी के अंदर और सीबीएसई के अंदर जो चैप्टर नंबर 11 है उसके एक टॉपिक की बात कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आरबीएससी में इस बार आ चुका है, लेकिन फिर से 2 नंबर के अंदर आ सकता है, ऐसा मेरा मन कह रहा है। इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है। मैंने आपको पहले ही कहा था हम इस चैप्टर के अंदर सीक्वेंस अपना खुद का रखेंगे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इसी से रिलेटेड है। जैसे कि आप एक बात बताइए मेरे को कि मैं जो है मेरे पास मेरी एक बाइक है और मैं मेरी बाइक के ऊपर रोज़ जाता हूँ। मार्केट से कोई आदमी मुझे देखता है, ठीक है, सुनना आप मेरी बात ध्यान से। मेरे पास बाइक है और मेरे पास मेरी खुद की बाइक है और मेरी बाइक हमेशा मैं ही चलाता हूँ, ठीक है। और मैं मार्केट से जा रहा हूँ, कोई आदमी रोज़ मुझे वॉच करता है, देखता है। तो मान लीजिए एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बाइक कोई और चला रहा है, ठीक है, और उसके हेलमेट लगा हुआ है। और क्या वो आदमी जो मुझे रोज़ देखता है वो सही से मेरे गाड़ी नंबर भी बता सकता है, यानी गाड़ी को भी पहचान सकता है और मेरे को भी पहचान सकता है क्या? अगर वो गाड़ी चल रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि वो 100% पहचाने ही पहचाने। अगर मान लीजिए मैं अगर कोई दूसरी गाड़ी लेके जा रहा हूँ और उस आदमी ने मेरे को देखा तो वो तो ये सोचेगा ना वो मेरी गाड़ी है। दोनों अलग अलग कंडीशन है बेटा। मैं फिर से बताता हूँ मेरी कहानी। मैं हूँ, मेरी बाइक है, हमेशा मैं मेरी बाइक पे जाता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मेरी बाइक कोई और चला रहा है और उस आदमी की नज़र सिर्फ बाइक पर पड़ी तो वो तो ये सोचेगा ना कि सर गाड़ी लेके गए, लेकिन मैं तो गया ही नहीं। दूसरी कंडीशन में ये हो सकता है कि मैं कोई दूसरी गाड़ी लेके जाऊँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो सोचेगा कि सर की गाड़ी निकल गई। अब सर की गाड़ी कहाँ से निकल गई? सर तो वहीं सर निकले हैं, सर की गाड़ी तो कोई दूसरा लेके आएगा। सेम कंडीशन कि अगर हमारे पास में कोई गतिशील कण है, एक एक शब्द आप ध्यान से सुनना है इसका। फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि गतिशील होना चाहिए, यानी कि कोई मूविंग पार्टिकल है। अगर वो रुका हुआ रहेगा तो आराम से अपन आराम से, जैसे अगर मैं रुका हुआ हूँ गाड़ी लेके, तो आराम से गाड़ी नंबर भी देख सकते हैं, गाड़ी पहचान सकते हैं, मुझे भी पहचान सकते हैं। यानी कोई मूविंग पार्टिकल है, उसका एक ही समय में और एक ही दिशा में, यानी कि एट द सेम टाइम और एट द सेम डायरेक्शन या इन द सेम डायरेक्शन। अगर आपने एक वर्ड भी हटा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। 2 चीज़ें जो होती है, एक तो उसकी स्थिति मीन्स पोजीशन, और एक हो गया संवेग मीन्स मोमेंटम। इन दोनों का यथार्थ परिकलन करना संभव नहीं है। मतलब सही से कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। कर तो सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, यानी कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसकी भाषा क्या आएगी? कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी गतिशील कण की स्थिति एवं संवेग का एक ही समय तथा एक ही दिशा में यथार्थ परिकलन करना संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, नंबर लगाता हूँ जो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। ये स्टेटमेंट है इसका। हिंदी मीडियम के लिए मैंने ब्लू पेन से नंबर लगाए हैं, वहाँ से परिभाषा बनानी है। इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने रेड पेन से मार्किंग की है, उस हिसाब से आपको परिभाषा बनानी, डेफिनेशन बनानी है। इसका स्टेटमेंट कथन जो है कि किसी भी गतिशील कण की स्थिति और संवेग का
एक ही समय तथा एक ही दिशा में यथार्थ परिकलन करना संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। अगर आपने एक वर्ड भी हटा दिया ना बेटा तो धूल उड़ जाएगी, फिर मुझे मत बोलना, उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी है। आप अगर गतिशील नहीं लिखोगे, मूविंग नहीं लिखोगे तो हो सकता है आपको नंबर आधे अधूरे मिल जाए, लेकिन वो गलत हो जाएगा लो आपका। वन टाइम नहीं लिखोगे, सेम टाइम सेम डायरेक्शन नहीं लिखोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। आगे इसकी लैंग्वेज ये आएगी, यदि हम इसकी स्थिति का यथार्थ परिकलन करते हैं तो संवेग में अनिश्चितता आ जाती है। मीन्स अगर हम इसकी पोजीशन को एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाती है, और यदि हम संवेग का निश्चित परिकलन कर लेते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता आ जाती है। मीन्स मोमेंटम का एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो एक बार मैं पूरा शुद्ध हिंदी में बोल देता हूँ, पूरा कथन, पूरा स्टेटमेंट इसका, कि किसी भी गतिशील कण की स्थिति एवं संवेग का एक ही समय में तथा एक ही दिशा में यथार्थ परिकलन करना संभव नहीं है। यदि हम उस गतिशील कण की स्थिति का यथार्थ परिकलन करते हैं तो संवेग में अनिश्चितता आ जाती है। इसी प्रकार यदि हम उसके संवेग का यथार्थ परिकलन करते हैं तो स्थिति में अनिश्चितता आ जाती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजिशन and momentum, exact position and exact momentum of any moving particle at the same time in the same direction. If we exact calculate position, then there will be uncertainty in momentum, and if we calculate momentum exactly, then there will be uncertainty in position. इस टाइप से यहाँ पर स्टेटमेंट बन जाएगा इसका। तो क्या स्टेटमेंट बनेगा इसका, क्या कथन बनेगा, पहले हिंदी में लिख लेते हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें तो ही आपको समझ में आएगा। अभी इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आएगी, अभी देखना आप लोग, ठीक है। तो इसके अंदर ये लिखना आपको, किसी भी गतिशील कण की, एक वर्ड भी हटा दिया तो गए काम से, किसी भी गतिशील कण की कौन से दो मान बताओ, स्थिति तथा संवेग का एक ही समय में तथा एक ही दिशा में यथार्थ परिकलन करना संभव नहीं है। यथार्थ का मतलब होता है सत्य, एग्जैक्ट, सही परिकलन करना संभव नहीं है। यदि हम संवेग का यथार्थ परिकलन करते हैं, यदि हम संवेग का यथार्थ परिकलन करते हैं तो कण की स्थिति में अनिश्चितता आ जाती है। स्थिति में अनिश्चितता आ जाती है तथा यदि हम स्थिति का यथार्थ परिकलन करते हैं, यदि हम स्थिति का यथार्थ परिकलन करते हैं तो संवेग में अनिश्चितता आ जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी पड़े हैं, आप लोग ले लें। तो संवेग में अनिश्चितता आ जाती है। इसके ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स की भी हम बात करेंगे आगे जब चैप्टर पूरा हो जाएगा जब। तो इसके अंदर आ जाएगा इट इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम of any moving particle at the same time in the same direction। आपको एकदम नोट्स छाप के आना है बोर्ड की परीक्षा में, वही हमारा उद्देश्य है। इफ वी एग्जैक्ट कैलकुलेट पोजीशन then there is uncertainty in momentum, and if we exact calculate momentum
there is uncertainty in पोजीशन। ये पोजीशन पूरा लिखना है, यहाँ पे जगह कम है मेरे पास में। ये हो गया स्टेटमेंट इसका। वीडियो को पॉज करके लिख ले, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स पड़े हैं इसके। ओके, अब इसका गणितीय सूत्र, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, जो स्थिति में परिवर्तन जो है यानी चेंज इन पोजीशन, वो जो है वो है डेल एक्स। और जो संवेग में जो परिवर्तन है, और वो भी केस में एक्स दिशा में, क्योंकि सेम डायरेक्शन होनी चाहिए ना, इसलिए चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो मोमेंटम का सिंबल होता है P, चेंज का मतलब डेल, और x का मतलब x डायरेक्शन। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 के होगा, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 होगा। और न्यूमेरिकल के लिए हम लोग यहाँ बीच में इक्वल लगा देंगे। h है हमारा प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, और h की जो वैल्यू है दैट इज 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और h कट, इसको कहा जाता है h कट, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अगर आपके दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में आया था जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, कि ये इस 2 का भी डिवाइड करके क्यों नहीं रख दिया। भाई जब इतना सोल्व कर दिया तो 2 का डिवाइड भी कर देना चाहिए था ना। इन दोनों को कंपेयर करो, देखो आप, तो इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर मिलेगा कि क्यों हुआ, जब तक आप देखते रहे। अगर दोनों को कंपेयर करूँ तो h कट की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये 2 से 4 पीछे अपोन में 2 बचा, पाई बचा, और ऊपर h, यानी h कट की जो वैल्यू है दोनों को कंपेयर करने में वो आ रही है h/2 कितनी आ रही है, h/2। अब सबको पता है P बराबर mv होता है, संवेग का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला। तो अगर यहाँ डेल्टा लग गया तो यहाँ भी डेल्टा लग जाएगा। अब बोले सर m के आगे क्यों नहीं लगाया डेल्टा, क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज। तो मास तो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो इस डेल P की जगह अगर ये लिख दूँ m डेल v, तब एक फॉर्मूला और आ जाएगा न्यूमेरिकल के लिए, ये वाला। क्या किया मैंने, पता चला आप लोगों को, P बराबर mv जो फॉर्मूला है, तो डेल P इज टू m डेल v। m में डेल्टा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मास परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान में चेंजेस नहीं होता है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला। अब एक चीज़ और मैं आपको ज्ञान दे देता हूँ, गुरु ज्ञान, कि दुनिया के किसी भी न्यूमेरिकल के लिए, दुनिया के किसी भी न्यूमेरिकल में अगर अनसर्टेनिटी वर्ड आ जाता है, अनिश्चितता शब्द आ जाता है, तो आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लगाना है। चाहे तो उसमें कुछ और नाम दिए हुए हो, स्थिति और संवेग की जगह कुछ और दिए हुए हो, तो हम उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना लेंगे जो दूसरा होगा। एक आपको इसको स्टेटमेंट में भी लिखना पड़ेगा बेटा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। यहाँ लिखना पड़ेगा कि स्थिति में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन के गुणनफल का मान हमेशा h/4 या h/2 से बड़ा होता है। मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अतः स्थिति में परिवर्तन किसी गतिशील कण की स्थिति में परिवर्तन तथा संवेग में परिवर्तन, ये लाइन भी लिखनी जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, का गुणनफल सदैव h/4 या h/2 से बड़ा या उसके बराबर होता है। ये स्टेटमेंट आना चाहिए। अधिकतर टीचर इसी को राइट मानते हैं, तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे बच्चों, जो पहले लिखा वो और ये वाला भी। तो क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू
ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 और h कट बाई 2 फॉर मूविंग पार्टिकल। ये इसका स्टेटमेंट और हो गया बेटा एक्स्ट्रा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कंप्लीट हो गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया। अब एक थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आती है एनर्जी एंड टाइम के लिए, एनर्जी एंड टाइम अनसर्टेनिटी, ऊर्जा समय अनिश्चितता। इसका सिर्फ सूत्र है हमारे कोर्स में, और अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप इसका भी पूरा डिटेल बना सकते हो। तो एनर्जी में जो डेल ई और टाइम यानी समय डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एच इक्वल टू h/4 या डेल ई डॉट डेल टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाई 2 और h कट की वैल्यू वही है जो पीछे थी। ठीक है, ये चैप्टर के पीछे भी क्वेश्चन है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। डेल ई जो है वो है ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन एनर्जी। डेल्टा टी है समय में परिवर्तन, समय काल, समय अंतराल कुछ भी हो सकता है, समय में परिवर्तन, चेंज इन टाइम। और ये h कट है, इसकी वैल्यू हो गई h/2 और इसकी वजह से न्यूमेरिक वैल्यू हो गई 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और h को बोलते हैं प्लांक नियतांक। अब ये तो डाउट नहीं है सर 4 को क्या कहते हैं, 4 को 4 कहते हैं और पाई को पाई कहते हैं, 2 को 2 कहते हैं। प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.62 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। देखो हमने कमेंट बॉक्स बंद कर रखा है क्योंकि बच्चे ऐसे ही लिखते रहते हैं सर वेरी गुड वेरी नाइस, तो हमें इस तरह के कमेंट नहीं सुनने हैं। हमें पता है वी आर नाइस, वी आर गुड, वी आर नॉट गुड, वी आर द बेस्ट। सो नो नीड टू कॉम्प्लीमेंट। आप तो ये व्हाट्सअप नंबर ले, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इस पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।